हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट बुक MPCE 022 यस बिल्कुल, हमारी MA साइकोलॉजी इग्नू यूनिवर्सिटी के थ्रू जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं MA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर, जिन्होंने काउंसलिंग साइकोलॉजी चूज़ किया है, जो क्लिनिकल काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल में से, उनके लिए MPCE 022 बुक ये हमारी सेकंड बुक है, जिसका नाम है असेसमेंट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड गाइडेंस। ओके, इससे पहले हमने क्या किया, काउंसलिंग साइकोलॉजी फर्स्ट बुक MPCE 021। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 022। इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम ही असेसमेंट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड गाइडेंस है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे एसेस करते हैं ड्यूरिंग ए काउंसलिंग किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पेशेंट को। थोड़ा सा ओवरव्यू पिछली प्लेलिस्ट या फिर मैं कहूँ पिछली बुक का मैं दे देता हूँ, और फिर थोड़ा सा रिव्यू में इसका भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। इससे आपको क्या मिलेगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट ये वाली बुक भी देख रहे हैं तो। फर्स्ट बुक में हमने काउंसलिंग के बारे में स्टडी किया, काउंसलिंग होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, गाइडेंस किसे कहते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसमें प्रोसेस कौन कौन सी यूज़ की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें यूज़ करने होते हैं, कौन से हमारे एथिक्स होते हैं ड्यूरिंग ए काउंसलिंग जो हमें फॉलो करने होते हैं, प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी किया, कुछ अप्रोचेस के बारे में हमने स्टडी किया। तो ये हमने फर्स्ट बुक में कवर किया। ठीक है, अगर अभी आपके अंदर क्रियोसिटी हो रही है तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर जाइए चेक कीजिए। 02 में असेसमेंट में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, उसके कोई क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप मान लीजिए उसको है करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मान लीजिए वो चाहता है कि उसको कन्फ्यूज़न है, उसे नहीं पता कि उसके करियर में उसे क्या चूज़ करना है, तो आपके पास आता है, आप एक काउंसलर हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्या आपको असेसमेंट करनी होगी। अगर असेसमेंट करनी होगी तो असेसमेंट क्या होती है, अगर असेसमेंट ही क्यों ज़रूरी है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस है जो क्लियर होंगे असेसमेंट को समझने से। विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। असेसमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मीनिंग क्या है। एक और ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, आप कब किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके फ्यूचर में इसके लिए ये करियर बेहतर रहेगा, या इसकी इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन बेहतर रहेगा। अब आप खुद सोचिए इस बारे में। अगर आपको लगता है कि आप बिना कुछ जाने सामने वाले को देखकर आप जज कर लेंगे, तो आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं बन सकते। आपका पहला ही रूल ये होगा, या हम कहें पहला स्टेप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में, कि आप जैसे ही आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप क्या करें, सिंपली उसकी असेसमेंट करें। अब असेसमेंट करें ये मैंने बोल दिया, असेसमेंट होती क्या है ये अब समझ लेते हैं। एसेस करना सिंपली हर एक सिंगल इंफॉर्मेशन वी जस्ट ट्राइंग टू गैदर फ्रॉम आवर क्लाइंट और पेशेंट। अंडरस्टैंड, अब किस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसकी इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कैसे वो रिएक्ट करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सभी एसेस करना है हमें असेसमेंट में। इस तरह जब हम उससे सारी इंफॉर्मेशन ले ले, तब हमारे पास कुछ टेस्ट का यूज़ करके, एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस का यूज़ करके हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, समरी निकलती है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि इनके लिए शायद ये रहे। अब आप कहेंगे इन्होंने शायद बोल दिया तो फिर बेनिफिट क्या है। भाई, कोई भी असेसमेंट आपको जो परफेक्ट 100% रिजल्ट नहीं देगी, या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये कीजिए आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। ये भी हम डिस्कस करते, चलिए थ्योरी पर चलते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, कि हर एक एस्पेक्ट उनकी लाइफ के हमें समझने होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। समझ रहे हैं? तो सिस्टमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। इवेल्युएट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बिहेवियर, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं, इमोशनल फंक्शनैलिटी उसकी कैसी है एक पर्टिकुलर क्लाइंट को लेकर, अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट जितने भी उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको लगता है, वो हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन उससे गैदर करेंगे।
ठीक है। आप गैदरिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि कोई भी जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। इसके लिए आपको प्रोफेशनल काउंसलर बनना होगा, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना होगा। और वो कैसे आएगा? वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही ये काम कर सकते हैं। ओके, एक बार आपने असेसमेंट कंप्लीट की, उसके बाद आप कुछ ना कुछ वहाँ से प्रिडिक्ट करने के योग्यता आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, धारण करना मीन्स आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि वहाँ से आप कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट वहाँ पर दे दें कि तुम्हारे लिए ये करियर ठीक रहेगा। पर्पस ऑफ असेसमेंट, सेकंड हमारा जो टॉपिक आता है, मीनिंग, पर्पस, प्रिंसिपल्स, ये सभी हमें जो कवर करना है इस चैप्टर में। तो पर्पस ऑफ असेसमेंट की बात कर लेते हैं। हम असेसमेंट कर रहे हैं भाई, क्यों असेसमेंट कर रहे हैं? क्या ज़रूरी है असेसमेंट करनी काउंसलिंग में? तो बिल्कुल भाई, विदाउट असेसमेंट आप काउंसलिंग नहीं कर सकते सिंपली। ओके, तो हमारा पर्पस क्या क्या होंगे? अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, कि जब हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सामने वाले से ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये एक केस शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया कि सामने वाले को कन्फ्यूज़न है, वो +2 क्लास में है। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है उसके पेरेंट्स के साथ, उसको कन्फ्यूज़न है कि वो क्या करे। ठीक है, उसको यही नहीं पता कि अपनी लाइफ से वो चाहता क्या है, उसके पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है उसको नहीं पता। ठीक है, सिंपली हम कहें इन सिंपल वर्ड्स की कि वो कंफ्यूज है, ही इज़ टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो इसमें असेसमेंट कैसे हेल्प करेगी? जब हम उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को जानेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को जानेंगे, उसके बिहेवियर को जानेंगे, इंटरेस्ट को जानेंगे, तो इन चीज़ों से हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसके लिए ये करियर पर्सपेक्टिव सही रहेगा। चल जाएगा ना पता? ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग में खुद ही पता लगा लोगे, आपके पास प्रॉपर मैनुअल होते हैं जब आप टेस्ट अप्लाई करते हो किसी पर। समझ रहे हैं? तो असेसमेंट हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स हम उसकी थॉट प्रोसेस को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, ओवरऑल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को समझने में हमारी असेसमेंट हेल्प करती है। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप हर एक पर्सपेक्टिव को उसके अंडरस्टैंड कर पाओगे, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब जब आप इस तरह के टेस्ट कुछ लगाओगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बता रहा था आपको, इसमें हम अप्रोचेस भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि अप्रोच किसे कहते हैं, टेस्ट किसे कहते हैं, कितनी तरह की अप्रोच, कितनी तरह के टेस्ट होते हैं। तो अभी आप सब्र रखें और आगे हम चलते हैं। टू डायग्नोज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अब आपने उसके एस्पेक्ट को समझा, थॉट प्रोसेस को समझा, फीलिंग्स को समझा, आपने उसकी फंक्शनिंग को समझा, सिंपली हम कहें आपने उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की, आप उसने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपने समझने की कोशिश की। उसके बाद आप क्या करोगे? वो हेल्प करेगी, हमारे असेसमेंट ये बताएगी इस बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि इसने नंबर ऑफ क्या है इनके पास अल्टरनेटिव, हम ये कह सकते हैं उनके पास सुविधाएं सारी हैं। आपने देखा होगा कि जो अपर क्लास के जो पर्सन या चिल्ड्रन होते हैं उनको कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी फैमिली की जो उनको रेपुटेशन बरकरार रखनी होती है, खुद में जो रोल आइडेंटिटी के जो रिगार्डिंग उनको कन्फ्यूज़न होता है, उनको उससे वो जूझ रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो असेसमेंट हमारी हेल्प करती है कि हम प्रॉब्लम को स्टूडेंट की डायग्नोज करें, आइडेंटिफाई कर सके कि उसको रियल प्रॉब्लम क्या है उसको अपने करियर को चूज़ करने में। विद हेल्प ऑफ फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद, उसके फिजिकल हेल्थ, एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि उसका स्कूल में रिजल्ट्स कैसा है, किस सब्जेक्ट में कितना बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। अंडरस्टैंड? ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। अब आपको प्रॉब्लम का पता चल जाता है, तो असेसमेंट एक ऐसा मेथड है जहां पर आप क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके आप क्या करेंगे, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग में कौन सा काउंसलिंग मेथड, कौन सी अप्रोच, कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं। सिंपली अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए किसी बच्चे को इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है, कि आपको पता है कि ये मैथ्स में इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने उस पर इंटेलिजेंस टेस्ट लगाया और फिर आपको क्या पता चलेगा, इसका आईक्यू लेवल या हम कहें इंटेलिजेंस लेवल कम है। ठीक है, इसी वजह से वो मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो सोशल वर्क्स में कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे। तो हमारी करियर प्लानिंग में, एजुकेशन में ये जो असेसमेंट काफ़ी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट हमारा, असेसमेंट हेल्प इन करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन। जैसा कि मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, तो असेसमेंट के थ्रू ही तो हम ये असेस कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस।
अब जैसे जैसे हमें उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके बिहेवियर, सभी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, इससे शायद आप बोर हो जाएं, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। जब मैं बार बार इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, इन चीज़ों का नाम लेता हूँ, तो आपके ब्रेन में ये चीज़ें क्या होती है, LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं टू हेल्प प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जब आप असेसमेंट करके सारी इन्फॉर्मेशन की एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, एक क्लाइंट की आपके पास आ जाती है, तो आपके पास एक अथॉरिटी, एक थॉट पैटर्न नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, बिहेवियरल पैटर्न, कॉग्निटिव पैटर्न, इंटरेस्ट के हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं कि इस तरह इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पर्सन बिहेव करेगा। तो सिंपली हम कहेंगे कि उसके एटीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उन्हें जो सजेशन दे सकते हैं। देयर मे बी पॉसिबल ए पर्टिकुलर फील्ड में भी हो सकता है कि उनके लिए सुटेबल रहे। टू इवेलुएट द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग। अब असेसमेंट क्या करती है, ये सभी काम करने के बाद आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कैसे रहने वाली है, क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो असेसमेंट आपकी काउंसलिंग की सक्सेस रेट या अनसक्सेसफुल होने के चांसेस को डिफाइन कर देती हैं। इसलिए काउंसलिंग में असेसमेंट सबसे पहला कदम है। इस पे ही हमारी काउंसलिंग, हम ये कह सकते हैं, ये ना नींव है काउंसलिंग की, ठीक है। आप असेसमेंट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आप सक्सेसफुल होने वाले हैं इस काउंसलिंग में या नहीं होने वाले। अंडरस्टैंड? तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट सिंपली इन काउंसलिंग। समझ गए होंगे। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। दो चीज़ हमने अभी की, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट। अब हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। कुछ सिद्धांत आपको, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे असेसमेंट को करते हुए। अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक, ऑनगोइंग, बैलेंस, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल। 5 पॉइंट हैं, काफ़ी इजी हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं होलिस्टिक से। देखिए, होलिस्टिक क्यों कहा गया है? अभी देखिए, जब आप किसी को एसेस करें, किसी से इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ पर ही फोकस कर रहे हैं, या फिर आपने स्ट्रेंथ को तो साइड में रख दिया, आपने ये बोल दिया उसको, अरे यार तुम ये बात तो छोड़ो कि तुम कर क्या सकते हो, तुम मुझे ये बताओ आपका इंटरेस्ट उसमें है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। समझ रहे हैं? ओवरऑल फंक्शनिंग पर फोकस करना है। सिंपली अगर इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड? कि आप हर एक लाइफ एस्पेक्ट्स में उस इंडिविजुअल के फोकस कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट से आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फिजिकल हेल्थ, कल्चरल बैकग्राउंड, ये सभी हमें एसेस करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसके कल्चर से लेकर, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति, जो आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है, वो हो सकता है आपके कल्चर से बिलोंग करता हो, आपको पता चल जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना होगा, वहाँ पर कल्चरल बायसनेस शो करनी होगी, नहीं, या फिर आप उसके कल्चर पर ही फोकस कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसका कल्चर कुछ ऐसा है, इंटरेस्टिंग कल्चर है, और आप उस कल्चर के बारे में काफ़ी क्यूरियस थे अपने कॉलेज लाइफ में, तो अब आपको मौका मिल जाता है क्या करने का, उस कल्चर को एक्सप्लोर करने का, और आप उस क्लाइंट की हेल्प से बस उसके कल्चर पर फोकस कर रहे हैं और अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को हमें वहाँ पर स्टडी करना होगा। वहाँ से हमें जो ये हम जब हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, मोर इफेक्टिव इंटरवेंशन सपोर्ट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, व्हाट टू एसेस, व्हेन टू एसेस, विच स्टेट ऑफ एसेसिंग इज रिक्वायर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी काउंसलिंग में, अंडरस्टैंड, असेसमेंट में, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, असेसमेंट शुड बी ऑनगोइंग। अब ऑनगोइंग का मीनिंग क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि आपके 6 मंथ में आई थिंक आपके एग्ज़ाम होते होंगे, जब आप 10+2 में या 8th 9th में थे, है ना। 6 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होते थे, तब आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता था, या फिर एनुअली आपके एग्ज़ाम होते थे, तब आपको आपके जो परफॉर्मेंस का पता चलता था कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, है ना। तब आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब आप नेक्स्ट ग्रेड में हो जाते, तब आपको ये होता था कि अच्छा मैं तो प्रीवियस क्लास में ना मैथ में वीक था या साइंस में वीक था, तब आपको ये लगता है अभी मुझे साइंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, या मुझे इन फ्यूचर साइंस नहीं चूज़ करनी होगी, ऐसी चीज़ें। असेसमेंट को ऑनगोइंग इसलिए बोला जाता है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई एग्जाम वाली, वो एपिसोडिक प्रोसेस थी। ठीक है, ये आप एपिसोड्स में काम करें, जैसे टीवी पे होता है ना, आज एक एपिसोड आया, फिर कल एक एपिसोड आया, ऐसे।
तो मतलब अलग अलग, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस होती है कि आप हर एक सेशन से क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसे फीडबैक दे रहे हैं, फिर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर फीडबैक दे रहे हैं। मीन्स मान लीजिए आपको इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, या कॉग्निटिव लेवल, या उसके इंटरेस्ट को लेकर आपको इन 3 चीज़ों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, इंटेलिजेंस लेवल को चेक किया हमारे पहले सेशन में, फिर कॉग्निटिव, फिर इंटरेस्ट को, फिर आपने एक ऐसा पैटर्न या फिर एक ऐसी प्रोसेस का निर्माण किया, एक ऐसे सिस्टम को प्रोड्यूस किया जिसमें कि आप उसको टेस्ट करने वाले हैं। एक सेशन के बाद आप क्या करेंगे, एक टेस्ट रखेंगे जिसमें आप तीनों ही एस्पेक्ट को मेजर करेंगे। नेक्स्ट सेशन फिर आएगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छा तुम्हें इसमें इम्प्रूव की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसे थॉट पैटर्न रखने चाहिए, ठीक है, ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ रखनी चाहिए, इंटरेस्ट तुम्हारा ये है, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, उसको हर एक एपिसोड में, एपिसोड नहीं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेशन, क्योंकि काउंसलिंग में सेशन होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको हर एक सेशन में इंफॉर्मेशन उससे लेंगे, फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट बताएंगे। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस होगी, समझ रहे हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए थियरी पढ़ते हैं। Ongoing assessment allow comparison between the client initial present problem and the client current functioning. Understand कि आपकी initial जब क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है, तब आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली, फिर आप क्या करेंगे, अपनी इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई अप्रोच उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे, फिर आप उनको जो कुछ ना कुछ फिर अप्लाई करेंगे हम। तो ऐसे क्या चलता रहता है, प्रोसेस चलती रहती है, समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, डायनामिक प्रोसेस हो गया, हम ये कह सकते हैं। डेवलपिंग क्लियर गोल्स, एक्सपेक्टेशन फॉर द इंडिविजुअल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कलेक्ट डाटा ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस ऑन रेगुलर बेसिस, हम डाटा कलेक्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू द इंडिविजुअल ऑन देयर प्रोग्रेस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो इसीलिए हमने क्या कर दिया, असेसमेंट को होलिस्टिक के साथ साथ ऑनगोइंग बताया, ना कि एपिसोडिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स जैसा कि मैंने बताया कि आप स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहे हैं तो आपने स्ट्रेंथ पर ही फोकस करना शुरू कर दिया, आप वीकनेसेस पर फोकस कर रहे हैं तो आपने वीकनेसेस पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली एक बैलेंस सिचुएशन में हमें मेजर करना होगा। एक्यूरेट इवेल्युएशन फॉर एन इंडिविजुअल, बैलेंस असेसमेंट काफ़ी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट हमें उस पर है जो फोकस करना होगा। इट इज़ एंश्योर दैट नो एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फंक्शनिंग इज ओवरलुक्ड, कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप है जो ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, तो असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेसी के लिए आपको ना प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बनना होगा, है ना, तभी आपके अंदर क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको उन स्किल्स में महारत हासिल हो जो आप उन पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है। नेक्स्ट ये चीज़ है कि कोई भी टूल है ना 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कभी आप ये कह दें काउंसलर बनने के बाद कि भाई मैं गारंटी देता हूँ तुम लॉयर बन जाओ और तुम्हें है जो क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल जो लाइफ आपकी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप वहाँ पर 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकते। देयर मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द एरर। एरर्स होती हैं भाई, आप किसी भी चीज़ में कहीं पर भी चले जाएं आपको 100% रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने डेली रूटीन लाइफ में ना डेटोल की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी या लाइफ बॉय की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वहाँ पर आपको देखा होगा 99.9% कीटाणु आपके मार दिए जाते हैं किसी भी साबुन के साथ। 100% श्योरिटी कोई भी नहीं लेता, अंडरस्टैंड। अब उस 1%, 0.01% में ना जाने कितने चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको शायद कुछ हार्म हो जाए, एक कंडीशन वहाँ पर दे दी जाती है, तो 100% श्योरिटी कोई भी नहीं लेता, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर बिहेवियर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड कि जब आप फ्यूचर के बारे में किसी के प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रोबेबिलिटी, संभवता की यूज़ करना होगा कि संभावित है, कि संभावना है यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। तो असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। अब असेसमेंट के दौरान जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि आप सभी के साथ उनको शेयर करते फिरेंगे, या फिर आपने व्हाट्सएप, आज आपको पता चला कि आपके क्लाइंट का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या फिर उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, भाई ऐसा कैसे चल रहा है, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसके साथ शेयर कर लूँ।
ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इन असेसमेंट इज द क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसी है जिससे आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द बिल्डिंग योर रैपो विद योर क्लाइंट। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल जब आप रहेंगे, उस डाटा को सिक्योर रखेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक डेवलप कर पाएंगे ट्रस्ट अपने क्लाइंट और आपके बीच में एक बढ़िया रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि वो अपने आप को और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकता है। सो असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ये आपको समझ में आ गया होगा। पर्पस क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पर्पस से और प्रिंसिपल्स है, सॉरी है प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट और पर्पस से। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट काफ़ी सिंपल है, ये आपको करने से ही ज़्यादा समझ आएगी। अगर मैं एक आपको ओवरव्यू समझाऊं तो सबसे पहले हमें गोल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई क्या, फॉर्मुलेट करना होगा यहाँ पर, फॉर्मुलेटिंग गोल्स। नेक्स्ट हमें टूल्स एंड टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, कौन से हमें टूल्स लगाने हैं, कौन सी टेक्निक्स, उसके थ्रू हमें जो डाटा मिलेगा फिर हम क्या करेंगे, डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, फिर डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इंटीग्रेट किया जाएगा, असेसमेंट इन्फॉर्मेशन को फिर फॉर्मुलेट किया जाएगा और फिर रीफॉर्मुलेट गोल्स को किया जाए कि आपको जो आपने गोल्स फॉर्म किए थे क्या आपने वो इवैल्यूएशन में हमें पता चलेगा कि आपने वो अटेन किए हैं या नहीं किए। तो प्रोसेस ऑफ असेसमेंट को आप एक बार रीड कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगी। देखिए प्रोसेस यहाँ पर देखने में छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं। मेथड ऑफ असेसमेंट में आते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं। जैसे कि आपको सबसे पहले असेसमेंट करनी होगी, ठीक है, गोल्स को, उसी में आपको गोल आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ है। असेसमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ इसके ये गोल्स हैं, ये मेरी टेक्निक्स हैं, ये आपको टेक्निक का पता चल गया। अब डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे ये आपको पता चलेगा मेथड ऑफ असेसमेंट से, कि आप मेथड किस तरीके से इंफॉर्मेशन दूसरे से गैदर कर रहे हैं। आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास काउंसलिंग के लिए आया कोई क्लाइंट, आपको असेसमेंट करना होगा, आपको पर्पस का पता चल गया, मैं असेसमेंट क्यों कर रहा हूं, आपको प्रिंसिपल्स का पता चल गया, मुझे कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग असेसमेंट को जब आप कंडक्ट कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड। सो अब आपको इन चीज़ों का पता चल गया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू मैंने उन सभी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट से, पर्टिकुलर स्टूडेंट से, पर्टिकुलर पेशेंट से, तो कौन से मेथड है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कोई आएगा और एक ही दिन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूँ चुटकियों में दे देगा, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, कुछ अनरिवीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर रिवील करनी होगी, मीन्स कलेक्ट करनी होगी। ओके, सो मेथड ऑफ असेसमेंट में ना जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ी देर का ही काम है अपना, क्योंकि मेथड ऑफ असेसमेंट काफ़ी ईजी है, और ईजी इसलिए क्योंकि हम इनको आगे भी ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मेथड ऑफ असेसमेंट हम सिंपली कहेंगे कि उन तरीके, वो वे ऑफ असेसिंग, जिस हम ये सिंपली कह सकते हैं, टेस्ट के यहाँ पर नाम ले सकते हैं, प्रोसेसेस समझेंगे। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट मैंने सबसे पहले रखा कि आप जो कुछ टेस्ट, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल लेवल हमें प्रोवाइड करेगा, कोग्निटिव एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हम एसेस कर सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को, किस लेवल की प्रॉब्लम्स को बच्चा सॉल्व कर सकता है। अचीवमेंट टेस्ट में हम पर्टिकुलर एरिया को असेस कर सकते हैं कि इसमें इसका नॉलेज क्या है, समझ रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, इंटेलिजेंस लेवल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली ना। जब आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं किसी को तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, हमारा काम क्या है असेसमेंट में, इन्फॉर्मेशन लेना, दैट्स इट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब यहाँ पर ना एक आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये टेस्ट है, ठीक है, एक असेसमेंट है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर सिंपली कहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ, नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेशन मेथड देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड, आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी, आपके पास वैसे ही क्लाइंट आए कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप हो सकता है इन्फॉर्मेशन अपने आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड वो मेथड जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं, किसी से हम क्या करेंगे, सिंपली डाटा कलेक्ट करते हैं। कैसे, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना उसको बताए, ज़रूरी नहीं है बिना बताए, आगे इसके भी ऑब्जर्वेशन मेथड के भी टाइप्स हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हम किसी को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवर द टाइम विदाउट मैनिपुलेशन एंड विदाउट कंट्रोल। हम उन पर कोई कंट्रोल नहीं करें। इसका एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ, मान लीजिए आप किसी भी एक स्टूडेंट के ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि काफ़ी शरारती है, ठीक है, और अपने गेम्स के दौरान वो काफ़ी क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ शो करते हैं।
तो आप क्या करेंगे, आप आराम से प्लेग्राउंड में एक टेबल पर बैठ जाएंगे या फिर एक बेंच पर बैठ जाएंगे या चेयर पर बैठ जाएंगे और आराम से बैठकर उनको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आप में जो बस में किसी पर्सन का, या फिर हो सकता है हम क्या एग्जांपल लें यहाँ पर, कि अगर बस में ज़्यादा भीड़ हो, आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बस में जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उससे जो लोगों के बिहेवियर पर, उनकी स्माइल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी इमोशंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपली ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, हम असेसमेंट करें, इन्फॉर्मेशन लेना हमारा काम है। ओके, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इन नेचुरल कंडीशन में जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के, शायद सामने वाले को पता भी ना हो, है ना, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसका एग्जांपल ना आप लोगों को, अगर आप साइंस साइड को थोड़ा बहुत जानते हैं तो लैब्स होती हैं, पता होगा आपको। लैब्स में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, या फिर इतना सॉल्यूशन या सोल्यूट किसी में डालना है वो हमें पता होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली हमें स्ट्रक्चराइज्ड एनवायरनमेंट जहाँ पर हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, फिर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ चेंजेस करके, उसे कहेंगे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता कि हम ऑब्जर्व क्या करने वाले, जैसे कि आप मान लीजिए किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, आपको नहीं पता आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं शायद, है ना, तो उसे अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करें, लेकिन आप ऑब्जर्व कुछ ना कुछ करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन किसे कहेंगे, जब एक ऑब्जर्वर किसी जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसके साथ पार्टिसिपेट करे उस प्रोसेस में, कि हाँ दोनों के साथ है जो, मतलब मैं अगर इसका एग्जांपल दूं, आप भी बस में हैं, जब आप किसी बस में किसी भीड़ को, एक क्राउड, एक हम कह सकते हैं, हाँ नंबर ऑफ पीपल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बस में, तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर हियर इज। अंडरस्टैंड, ऑब्जर्वेशन हम 4 टाइप्स पढ़े, सभी में हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पर हम ना एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। हम बस में खड़े होकर लोगों से बात कर सकते हैं, यार आज काफ़ी भीड़ है ना, क्या तुम्हें क्या लगता है, यार इरिटेशन सी हो रही है ना, इस तरह की बातें हम वहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन एक अच्छा मेथड माना जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड इन डेप्थ स्टडी के लिए होता है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आप एक ग्रुप में जाकर, थोड़ा ऐसा है कि सभी को एक ही टाइम में आप क्या कर दें कि आपको पता लग जाए ईटिंग डिसऑर्डर, ऐसा नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर पर्सन की इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी उसी को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जो क्या नहीं कर सकते, लैब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सिंपली अगर हम कहें लैब रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकली, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए केस स्टडी मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर भी क्या हमारा काम, इन्फॉर्मेशन लेना। इंटरव्यू मेथड के बारे में आप सभी जानते होंगे। सिंपली क्या होता है कि 2 पर्सन होते हैं, 2 से ज़्यादा, आजकल यूट्यूब पर आप काफ़ी रील्स देखते हैं इंटरव्यू के बारे में, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, केवीएस, इस तरह के इंटरव्यू आपने काफ़ी देखे होंगे। वहाँ पर सिंपली क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उनका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के टाइप क्या है, इंटरव्यू में क्या है, आप इंटरव्यू अपने अंदर का व्यू बाहर निकाल रहे हैं, सिंपली आप बता रहे हैं मेरा पर्सपेक्टिव इस जॉब के लिए ये है। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें, मेरा पर्सपेक्टिव इस प्रॉब्लम को लेकर ये है, मेरा पर्सपेक्टिव मेरी लाइफ को लेकर ये है। ये हम इंटरव्यू के दौरान अपनी फीलिंग्स को, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, कोग्निटिव एबिलिटी, इन सब को एक्सप्लोर करते हैं इन फ्रंट ऑफ ए काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर। तो इंटरव्यू के टाइप भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और इन फ्यूचर से अगर मैं कहना चाहूँ तो हम इनके 2 टाइप और करने वाले हैं, इनटेक इंटरव्यू और एक शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस, आई थिंक लेसन 5। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न सेम हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, ठीक है, उनके फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ उनकी सीक्वेंसेस भी सेम हो। हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्लासेस में होता है कि आपका नाम क्या है, अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम, आपका रोल नंबर, आपका ये, ठीक है, बस इतना ही उनको बताना है, दैट्स इट। ये आप एक फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, बस इस एग्जांपल को पकड़ के मत रखिए, ठीक है, समझिए और उसको कोरिलेट कीजिए किसी अदर बेस्ट एग्जांपल के साथ। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू समझ में आ गया। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि मेरा इंटरेस्ट यार पढ़ने में नहीं है, तो मैंने पूछा क्यों नहीं है ना, लेकिन ऐसा
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में नहीं होता। क्यों नहीं है? तुमने कहा मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है। भाई क्या हो गया तुम्हारी फैमिली कंडीशंस में, किसको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है? तुम्हारे पापा कितना कमाते हैं? अच्छा, तो तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने हैं? मतलब क्वेश्चंस लीड टू अनदर क्वेश्चन। सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ कि आपका जो क्वेश्चन है, फिर आप उसका आंसर दोगे, उसमें से फिर एक क्वेश्चन निकल आएगा। अब वो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। अंडरस्टैंड? सो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। इन डेप्थ हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर करेंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट व्हेन यू ट्राइंग टू रिवीलिंग सम अनरिवील एस्पेक्ट ऑफ ए क्लाइंट। सिंपली अगर हम कहना चाहें कि आप किसी अनकॉन्शियस माइंड को उनकी जो बाहर फीलिंग निकाल रहे हैं, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट वहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं। रोशार-किंग-ब्लोस टेस्ट, थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट, इनको भी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये एक मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं पर्टिकुलर क्लाइंट से, पर्टिकुलर स्टूडेंट से। होप यू अंडरस्टैंड क्या होती है असेसमेंट, क्या होते हैं पर्पस, क्या होते हैं प्रिंसिपल, कौन कौन से मेथड से हम असेसमेंट करते हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो दूसरों से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। जानकर खुशी तो हुई होगी थोड़ी सी, शायद, है ना, कोई बात नहीं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो अभी अभी हमने पढ़ी, आपको समझ में आ गई कि असेसमेंट क्या होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको नहीं आई है तो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। भाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में डिफरेंस कैसे करेंगे, आपको इसकी डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, ये सभी हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में किया। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है, ये जैसे कि मैंने प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात की, इस डिफरेंस को हम करेंगे चैप्टर 5 में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कंप्लीट टॉपिक है व्हाट इज टेस्ट, उनके गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। तो हमारा वहाँ पर एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है टेस्ट के ऊपर, जो को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं कि टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहले टेस्ट क्या होता है, एक अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट की पहचान क्या है, कौन कौन सी, जब आप किसी भी टेस्ट को फॉर्म कर रहे हैं, आपको ये भी जानकर शायद आज खुशी हो जाए कि आप टेस्ट को आप भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट बताया जो कि इंटेलिजेंस IQ लेवल को मेज़र कर रहा है, तो आप भी एक ऐसे टेस्ट को बना सकते हैं। लेकिन आपको टेस्ट बनाने के लिए ये रूल्स फॉलो करने होंगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर उन टेस्ट को खरा उतारना होगा कि अगर आपके टेस्ट इन रूल्स को फॉलो करें तो आपका टेस्ट अच्छा टेस्ट मेज़र किया जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, किस तरह के टेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट, कितने प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हम चैप्टर 5 में करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ नया चैप्टर है, नई बुक है, फर्स्ट चैप्टर है, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेते। अगली वीडियो में हम इसको है जो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द असेसमेंट इज़, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, व्हाट आर द प्रिंसिपल, और इसके जो पर्पज़ क्या हैं, ये अभी हमने सारा का सारा टॉपिक कवर किया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन सिंपली, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस